हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पार्ट 5 की बात करेंगे आज हम। तो पार्ट 5 में बढ़ना क्या है, तो आज हम बात करते हैं सर एटम्स मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो आपको बताना है कि एटम्स के बारे में आज हम पार्ट 5 के अंदर बात कर लेंगे। उसके बाद जो पार्ट करना है सर मॉलिक्यूल्स, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे हम। किसमें पार्ट 6 के अंदर एलिमेंट एंड कंपाउंड का जो पार्ट होगा वो आपका पार्ट 7 होगा गाइस। तो आज हम पार्ट 7 के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस तो लेक्चर पूरा देख लेना आपने। तो पहला डेफिनेशन आता है आपको कि एटम का मतलब क्या होता है ना। पहले सबसे पहले तो एटम क्या होता है सर वो डिफाइन कर दो हमको। एटम जो सिंपल डेफिनेशन में आपको पुराना डेफिनेशन नहीं बताऊंगा। एटम इज़ द बेसिक यूनिट होता है सर मैटर का। हर चीज़ जो मैटर से बनती है सर उसमें क्या होता है, मैटर, उसमें सर एटम होता है। दैट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स के अंदर एक सेंटर पार्ट होता है न्यूक्लियस का, जो इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ होता है गाइस। के डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम कभी भी अपने एक ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है सर, इंडिपेंडेंट नहीं होता है सर। वो कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं होता है सर, कभी भी वो क्या होता है, कपलिंग में होता है सर। मतलब जैसे कि O2 N2 H2 मॉलिक्यूल सर ऐसे होता है सर, ओके। और रहा सर मेटल का सवाल, तो वो भी अलॉय फॉर्म में होता है सर, और फॉर्म में होता है सर, वो कभी प्योर फॉर्म में होता है। लेकिन हमने कह दिया एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को छोड़कर बाकी सारे एटम आपके सब के सब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं करते। वो सब आपके कंबाइन फॉर्म में होते हैं गाइज। नोबल गैसेस आपकी कंबाइन फॉर्म में नहीं होते सर, वो एग्जिस्ट करते हैं सिंगल फॉर्म में। बात करते हैं हम एटम के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो लुक एट द स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। मैंने आपको यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके दिया है। जो सेंटर में है वो क्या है, आपका न्यूक्लियस है। उसके अंदर आपको पॉजिटिव एक स्फीयर दिख रहा होगा और एक कुछ आपको विदाउट एनी चार्ज वाला स्फीयर दिख रहा होगा। आजू बाजू में अलग तरह से शेल्स निकाले हुए हैं गाइज। तो ये है आपका एक्चुअल में एटम का स्ट्रक्चर गाइज। सर मतलब जो हम निकालते हैं वो क्या होता है, वो होता है बेटा आपका 2D स्ट्रक्चर। ये एक्चुअली क्या है, आपका 3D स्ट्रक्चर होता है। तो 3D स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहे होते हैं आपके एटम के अंदर। तो ये पूरा का पूरा एक्चुअली 3D स्ट्रक्चर का ज्योमेट्री वीडियो फॉर्मेट में आपको दिख रहा हूँ मैं। तो याद रखना यही आपका एटम होता है सर। एवरी, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आपकी एटम की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। एवरी एटम इज कंपोज ऑफ अ न्यूक्लियस एंड वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सर न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है सर, जो सेंटर पार्ट होता है एटम का वो होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर आपको दिख रहा भी है एक पॉजिटिव चार्ज, एक विदाउट एनी वाला चार्ज दिख रहा है सर। पॉजिटिव वाले चार्ज को आप क्या बोलते हो, वो प्रोटॉन होता है गाइस। और विदाउट एनी चार्ज वाला कंपाउंड जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन। और इसके आजू बाजू में जो घूम रहा है वो रिवॉल्विंग हो रहा है सर, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल स्ट्रक्चर को आपको क्या कहना है सर, एटम बोलना है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। अब इतना फास्ट घूम रहा है तो ये तो मैंने आपको स्लो करके दिया, एक्चुअली इससे भी ज़्यादा फास्ट घूमता है आपका इलेक्ट्रॉन गाइज यहाँ पे, ओके। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे स्लो में दिखा रहे हैं आपको, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो गाइज समझ लो ना आपने कि न्यूक्लियस इज अ मेड ऑफ द वन और मोर देन प्रोटॉन सर। टिपिकली इतने ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। लेकिन याद रखो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को एक्सेप्ट निकाल दिया, बिकॉज हाइड्रोजन में सिर्फ एटॉमिक नंबर 1 है। तो उसका मतलब सर प्रोटॉन भी कितना होता है, 1 ही होता है। सर बताना क्या चाहते हो, एटॉमिक नंबर मतलब ही क्या होते हैं सर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं सर। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, वेरा सर न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है गाइज आपका नेगेटिव गाइज। ये भी मैं आपको अलग स्लाइड में दिखा दूंगा, अलग इसमें दिखा दूंगा। ओवरऑल आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। मतलब सर सेंटर का जो पार्ट है जिसमें एक विदाउट एनी चार्ज वाला कंपाउंड, एक विद पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड, वो जो दिख रहा है हमको वो क्या है, वो है आपका बेटा कौन सा, वो है न्यूक्लियॉन्स का, जिसको न्यूक्लियस भी कहते हैं। याद रखना एटम का टोटल मास जो होता है गाइज वो 99.94% वो मास जो होता है एटम का वो सेंटर पार्ट के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड होता है गाइज। जैसे कि मैंने आपको कभी एग्जांपल दिया भी होगा, आप लोगों को याद नहीं होगा, अभी बता भी देता हूँ मैं आपको। और ये भी याद रखना हमने, दो प्रोटॉन है हाउ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का आपका नेगेटिव होता है और न्यूट्रॉन इज नो चार्ज गाइज, ओके। मैंने आपको ये भी बता दिया था। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो गाइज प्लीज़ वो सुन लेना। रिवॉल्विंग आपका इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो नेगेटिव में होता है, पॉजिटिव आपका प्रोटॉन होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये बात सोच लेना सर कि पूरा का पूरा जो मास होता है एटम का वो किसके ऊपर डिपेंड होता है गाइज, न्यूक्लियस के ऊपर। जैसे कि अर्थ है, अर्थ का मास एक कोर के ऊपर डिपेंड है। सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ को आप क्या कहते हो, कोर कहते हो। उसी में आप आपके सेंटर पार्ट ऑफ एटम को भी क्या कहते हो, न्यूक्लियस कहते हो। जैसे कि अर्थ का सेंटर पार्ट कोर होता है, तो इसका मास पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड होगा सर, अर्थ का इस कोर के ऊपर डिपेंड है। मतलब सर अगर कल जाके कोई देश अगर गायब हो जाए, मतलब इतनी पब्लिक गायब हो जाए, पूरा देश ही गायब हो जाए, तो
तो सर वहाँ का अर्थ का मास कभी चेंज हो सकता है क्या? नहीं सर, मतलब अर्थ का मास हम इंसानों के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। अर्थ का मास इसके सेंटर पार्ट पे डिपेंड है सर। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उसके सेंटर पे डिपेंड होता है, ये हमने प्रूफ किया हुआ है ऑलरेडी। हमारे एक्सपेरिमेंट बहुत कुछ हो चुके हैं, आपने पढ़ा भी होगा। ये जो स्टैंडर्ड में बच्चे हैं 8, 9, 10 के, उन लोगों को पता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, जैसे कि ये पेन का मास जिसके सेंटर पे, फिलहाल अभी बैलेंसिंग करते आएगा नहीं मुझे, लेकिन आपको पता है ये एक्सपेरिमेंट है, आपको क्लास में करके दिखाया। इस पेन का मास जो होता है सेंटर, अगर मैं ढूंढ लूँ इसका, तो इसका मास जो है सर वो कहाँ पे? सेंटर में। ओके, इसका पेन का मास कहाँ होता है? सेंटर में होता है। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप में है क्या? नहीं सर। इसी वजह से सर अर्थ का मास भी कहाँ होता है? सेंटर में होता है। नॉट ओनली दिस वन, एवरी प्लैनेट हैविंग अ पर्टिकुलर मास विच इज हैविंग ऑन द सेंटर पार्ट ऑफ द सर प्लैनेट। ओके, तो याद रखना आपने। इलेक्ट्रॉन्स, आपका एटम जो होता है वो अट्रैक्ट होता है किसके तरफ गाइस? प्रोटॉन की तरफ होता है सर। एटॉमिक न्यूक्लियस जो कि होता है सर, इसी को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हो। और इसी को आपका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी आपको पता होगा। अब जो मेरे पास पढ़ रहा है उन लोगों को पता है, जो नहीं पढ़ रहे उन लोगों को बता दूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं गाइज। ओके सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में फ़र्क क्या है गाइज? ओके, याद रखना, स्टैटिक का मतलब है एक जगह पे रुकना। आपको पता है इलेक्ट्रॉन कभी भी एक जगह पे रुकते नहीं है, ना ही प्रोटॉन एक जगह पे रुकते हैं। सर प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है ना, तो बेटा न्यूक्लियस में अगर होगे भी तो भी वो क्या करते हैं? सराउंडेड होते रहते हैं सर, अंदर के अंदर घूमते रहते सर। अभी पिछले डायग्राम में देख लो, वो क्या हो रहे थे सर? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन घूम रहे थे कंटिन्यूसली। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कभी भी ये चीज़ें जो होती है सब एटॉमिक सब पार्टिकल सर, वो एक जगह पे मतलब कॉन्स्टेंट नहीं होती, स्टैटिक नहीं होती सर। इसीलिए सर इस फोर्स को अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं हम इसको। एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, तो आप इसको वो भी नाम दे दो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोलना होता है। जैसे कि आपको दिख रहा है डायग्राम के अंदर, आपके पास दी पे है यहाँ पे क्या, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से दूर भी जा रहे हैं सर, कभी कभी क्लोज भी आ रहे हैं सर। तो ये एक चीज़ नोट करना है, हाउ द पार्टिकल्स विद द सेम चार्ज मूव अपार्ट एंड द पार्टिकल्स विद द डिफरेंट चार्जेस मूव टुगेदर सर। मतलब पॉजिटिव दूर जा रहा है और नेगेटिव क्या हो रहा है? नजदीक आ रहा है। लुक एट द डायग्राम गाइस। ओके, देखो काफ़ी ज़्यादा एनिमेटेड दिखाया मैंने। पॉजिटिव क्या हो रहा है? दूर सर, दैट इज कॉल्ड रिपल्शन। नेगेटिव पॉजिटिव जा रहा है सर, वो होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप दोनों में से किसी का भी नाम ले सकते हो गाइज। ओके, दोनों बुरा नहीं मानेंगे आप, दोनों में से किसी का भी नाम ले लो सर। मतलब ओवरऑल आपको यहाँ पे क्या पढ़ने को मिल रहा है गाइज? यहाँ पे द फोर्स दैट होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब कोई भी फोर्स अगर इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहा है एटम में, न्यूक्लियस और आपका सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रख रहा है सर, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप बोल सकते हो गाइज। बिल्कुल। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। याद रखना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी क्या होते हैं सर? न्यूक्लियस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं सर, अदर डिफरेंट फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। मतलब अंदर का जो न्यूक्लियस का फोर्स है पॉजिटिव और विदाउट एनी चार्ज वाला न्यूट्रॉन सर, इनका अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है सर। और कभी कभी क्या होता है? पॉजिटिव से रिपेल भी करते हैं सर प्रोटॉन के आपके न्यूक्लियस के अंदर, तो सर वो एक दूसरे से दूर भी भागना चाहते हैं। इस बात को भी याद रखना गाइस। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा व्हाट इज़ द मॉलिक्यूल। ये लेक्चर हम अगले सेशन में लेंगे। आई होप सो आपको एटम्स के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। इसके पहले भी आपको जानकारी मिल चुकी है एटम्स के बारे में, ऐसा नहीं कि मैंने आपको कुछ नया पढ़ा, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ाया डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत तो कुछ अलग होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस नॉलेज से। डेफिनेटली 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट काफ़ी डिफरेंट है। 7 का जो होता है वो बेसिक है, जिसमें एटम की डेफिनेशन बताई हुई है आपको कि एटम होता क्या है, लेकिन मैंने आज जो बताया गाइस वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लेक्चर को आप पूरा देखा करो, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन यार बटन दबा दो, लाइक का बटन दबा दो अगर लगा पसंद आया होगा आपको तो लेक्चर्स। थैंक यू गाइस।